मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। मैं मनीषा साहू आप सभी के साथ जुड़ी हुई हूँ छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के लिए। यह क्लास आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम अभी तक छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा है, जाना है। उसकी सहायक नदियों के बारे में जाना है, कौन कौन सी जिलों में प्रभावित होता है उसके बारे में भी जाना है। और अंत में मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। ठीक है, आज हमने अपवाह तंत्र का तीसरा क्लास है, जिसमें हम सोन नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोन नदी अपवाह तंत्र सबसे पहले देखते हैं कि सोन नदी अपवाह तंत्र जो है कौन से हिस्से में, भारत छत्तीसगढ़ के कौन से हिस्से में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमरकंटक, क्या अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में स्थित है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से दो नदी निकलती है। कौन कौन सी दो नदी निकलती है? एक निकलती है नर्मदा नदी और एक निकलती है सोन नदी। ठीक है, दोनों का उद्गम क्षेत्र सेम ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में से निकलती है, एक निकलती है सोन नदी और एक निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी ढाल की वजह से ये कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। भारत में कौन सी दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा की ओर बहती है। इसी के साथ ही यह पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो यह अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? तो ये जाके गिरती है अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो इतना हमने देखा, इतना जाना। उसी प्रकार ये सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी का प्रवाह किस ओर है? सोन नदी जो है पूर्व दिशा में बहती है। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में बहती है। तो पूर्व दिशा में बहती है तो ये किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? हमारी जो गंगा नदी है, हमारी जो राष्ट्रीय नदी है, उसकी सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है कौन? सोन नदी। ठीक है, तो जब ये सोन नदी जो है गंगा से मिलने जाती है, ठीक है, गंगा नदी से मिलने जाती है, तो उस बीच में जो है छत्तीसगढ़ में बहने वाली ये जो है, ये वाला है अपन का कौन सा संभाग? सरगुजा संभाग। ठीक है, तो यहाँ पर से इस आसपास से कौन सी नदी बहती है? सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी क्रॉस कर रही है? हमारी सोन नदी बह रही है। और सोन नदी चूंकि किसके हिस्से है? सोन नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये बिहार के आसपास पटना सोनपुर के स्थान आसपास, सोनपुर के आसपास क्या करती है? गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? सोनपुर के आसपास ये गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक है, तो इस बीच में क्या होता है? सरगुजा संभाग से निकलने वाली प्रमुख नदियां, जिसमें से रिहन नदी है और रिहन की सहायक नदियां हैं, वो सब जाके अपना जल किसमें विसर्जित करती है? हमारी सोन नदी में। ठीक है, तो सोन नदी में मिलती है और सोन नदी के माध्यम से वो गंगा नदी में मिल जाती है। इसलिए इस अपवाह तंत्र को किस नाम से जाना जाता है? गंगा सोन नदी अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन से हिस्से में प्रवाहित होती है। सबसे पहले ये होती है सरगुजा संभाग में। ठीक है, सरगुजा संभाग के आसपास का जल तंत्र जो है वो कौन से जल तंत्र में आता है? सोन नदी अपवाह जल तंत्र में आता है। तो हम देखते हैं ये कितना प्रतिशत भाग जो है कवर करता है। तो ये कुल अपवाह तंत्र का 13.26% के आसपास का हिस्सा कवर करता है। ठीक है, इतना हमने जाना। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक नदियों को डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, इतना सभी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको डिटेल से समझते हैं। इतना तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या देखेंगे, ये ऊपर वाला भाग कौन सा भाग? ये ऊपरी भाग कौन सा संभाग है? सरगुजा संभाग। कौन सा संभाग? सरगुजा संभाग है। हमने प्रारंभ से पढ़ा था कि कौन सा संभाग कहाँ पे स्थित है। छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग है। ठीक है, उस 5 संभाग में सबसे ऊपर वाला भाग कौन से जल तंत्र में आता है? सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है। यहाँ पे हमारा कैमूर श्रृंखला के अंतर्गत देवगढ़ की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? देवगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी है। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? छुई मातीरंगा की पहाड़ी है। इन पहाड़ियों को याद रखिएगा क्योंकि यहीं से नदियां जो है निकलती हैं। ठीक है, तो ये दो पहाड़ी है, देवगढ़ की पहाड़ी और मातीरंगा की पहाड़ी। ठीक है, तो हम सबसे पहले छोटी नदियों के बारे में जानते हैं, फिर यहाँ की मेन नदी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये है देवगढ़ के आसपास है क्या? भरतपुर तहसील। कौन सा है? भरतपुर तहसील। ठीक है, भरतपुर तहसील से निकलती है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। ठीक है,
ये यहाँ से गुजर रही है हमारी कौन सी नदी, सोन नदी। कौन सी नदी जा रही है, सोन नदी जा रही है। तो यहीं पर से निकलती है कौन सी नदी, बनास नदी। ठीक है, ये बनास नदी कहाँ पे मिल जाती है, बनास नदी जाके मिल जाती है सोन नदी में। ठीक है, तो बनास नदी का उद्गम कहाँ है, बनास नदी का उद्गम है भरतपुर, भरतपुर तहसील के आसपास है। ठीक है, इसी बनास नदी में हमारा एक वाटरफॉल है जिसका नाम क्या है, रामदा वाटरफॉल। क्या नाम है, रामदा वाटरफॉल, रामदा जलप्रपात। ठीक है, हमने देखा बनास नदी, बनास नदी सोन नदी की एक महत्वपूर्ण क्या है, छोटी सी नदी है जिसमें कौन सा जलप्रपात है, रामदा जलप्रपात है। इसका उद्गम कहाँ है, भरतपुर तहसील कोरिया जिला में इसका उद्गम है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एक सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, गोपद, गोपद। ठीक है, ये गोपद नदी है। गोपद नदी किसकी सहायक नदी है, बनास नदी है। तो हमने कौन कौन सी दो नदियों के बारे में देखा, सबसे पहले हमने देखा बनास नदी। बनास नदी कहाँ से निकलती है, बनास नदी निकलती है भरतपुर तहसील से। कहाँ से निकलती है, भरतपुर तहसील कोरिया जिला से निकलती है। पहले देखा हमने बनास नदी, कौन सी नदी, बनास नदी देखा। बनास नदी का उद्गम कहाँ से है, हमने पॉइंट टू पॉइंट सीखा था, उद्गम कहाँ से है, भरतपुर तहसील से। कहाँ से उद्गम होता है इसका, भरतपुर तहसील में इसका उद्गम है। ये किसकी सहायक नदी है, तो ये सोन नदी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। इसमें कौन सा जलप्रपात है, तो इसमें कौन सा जलप्रपात बनाता है, ये रामदा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात बनाता है, रामदा जलप्रपात। इतना हमने देखा। हमने देखा कि बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है, बनास नदी की ही सहायक नदी है कौन सी, गोपद नदी। कौन सी नदी, गोपन नदी का उद्गम भी कहाँ है, कोरिया जिला में। कहाँ है, सोनहट की पहाड़ी, सोनहट पठार के आसपास इसका उद्गम क्षेत्र है। ठीक है, इन दो नदियों के बारे में जाना। अब हम जानते हैं इस यहाँ पे बहने वाली मुख्य नदी, मातीरंगा की पहाड़ी से निकलती है एक नदी जो छत्तीसगढ़ में जो है सरगुजा संभाग की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, कौन सी नदी है वो, छत्तीसगढ़ की जीवन सरगुजा संभाग की जीवन रेखा है। एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है रिहंद नदी। कौन सी नदी, रिहंद नदी। कौन सी नदी है, रिहंद नदी। ठीक है, रिहंद नदी। रिहंद नदी जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, रिहंद नदी। तो रिहंद नदी का उद्गम कहाँ से होता है, रिहंद नदी का उद्गम जो होता है वो होता है हमारा सरगुजा संभाग में, सरगुजा जिले में स्थित मातीरंगा की पहाड़ी है। ठीक है, हमने देखा था मातीरंगा की पहाड़ी 3 जिलों में फैली है। कौन कौन से 3 जिलों में फैली है, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा में। ठीक है, तो उसी में से निकलती है रिहंद नदी। रिहंद नदी को ही क्या बोलते हैं, सरगुजा का क्या बोलते हैं, सरगुजा संभाग की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है, रेंड नदी। क्या नाम है, रेंड या फिर रेणुका नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई है 146 किलोमीटर। कितना है, 146 किलोमीटर है। ये मुख्य रूप से सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इतना हमने देखा। इसके बाद हम क्या देखते हैं, अब इसको हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। इतना तो समझ में आ गया। अब ये कौन कौन से जिले में बहेगी, सरगुजा हो गया, सूरजपुर हो गया, ठीक है, और बलरामपुर, इन 3 जिलों में ये बहता है। ठीक है, अब इसकी सहायक नदी देखते हैं कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर इसे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले इसका सहायक नदी है महान नदी। कौन सी नदी, महान नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, एक और नदी होती है सूर्या नदी और एक है गोबरी नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदियों को पूछा जाता है तो ये 3 प्रकार की इसकी सहायक नदियां हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के आसपास यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत क्या है, जलाशय है। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में स्थित है। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश में है लेकिन इसका कुछ उपयोग जो है छत्तीसगढ़ भी करता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि गोविंद वल्लभ पंत जलाशय कौन सी नदी में है, तो ये सोन नदी में स्थित है। ठीक है, इतना हमने देखा। अब हम देखेंगे इसमें एक वाटरफॉल है। ठीक है, कौन सा वाटरफॉल है, सूरजपुर जिले में रक्षगंडा वाटरफॉल है। कौन सा है, रक्षगंडा जलप्रपात। तो रक्षगंडा जलप्रपात कहाँ है, रिहंद नदी में ही स्थित है। ठीक है, अब हम इसको ना पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आए। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रिहंद नदी के बारे में, इसे रेणुका नदी या फिर रेण नदी भी कहा जाता है। हम सबसे पहले देखेंगे उसका उद्गम स्थान, फिर ये विसर्जन कहाँ होता है इसका,
विसर्जन के पश्चात इसकी कुल लंबाई कितनी है, ये पॉइंट टू पॉइंट हमने पढ़ना शुरू किया था ताकि हमें पॉइंट याद रहे और ये दिमाग में अच्छे से बैठते जाए। ठीक है, लंबाई के बाद हम देखेंगे इसके प्रमुख क्या है, कौन कौन से जिलों में ये प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो जिलों में कौन कौन से जिलों में ये प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने के बाद इसमें कोई तट में कोई प्राचीन स्थल है क्या, कोई पुरातात्विक स्थल है, प्राचीन या फिर पुरातात्विक स्थलों के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें कोई जलप्रपात थोड़ी ना है। ठीक, इतना हम देखते हैं। अब कोई परियोजना परियोजना थोड़ी ना है, उसको भी देख लेते हैं। तो इतना हम पॉइंट टू पॉइंट अभी तक सभी नदियों में पढ़ते आए हैं ताकि हमें ये चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो उद्गम कहाँ से होता है, मातीरंगा की पहाड़ी से। कहाँ से, मातीरंगा की पहाड़ी। सरगुजा की मातीरंगा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसका हमने देखा ये विसर्जन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में किससे मिलती है, सोन नदी से मिल जाती है। इसके बाद हमने देखा इसकी लंबाई कितनी है, 145 किलोमीटर है। कितना है ये, 145 किलोमीटर है। उसके बाद हम देखा कौन कौन से जिले में प्रवाहित होती है, सरगुजा जिला और सूरजपुर और बलरामपुर। आप सभी को ये सब चीजें समझ में आई, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट है तो आप सभी पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, आगे बढ़े। ठीक है, आप सभी को भी सब चीजें समझ में आ गई कि कितने जिलों में प्रवाहित होती है, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर जिले में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसमें प्राचीन स्थल या फिर पुरातात्विक स्थल कौन सा है, महेशपुर। महेशपुर एक पुरातात्विक स्थल जो है रिहन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, जलप्रपात। इसमें सरगुजा सूरजपुर जिले में रक्षगंडा जलप्रपात है। क्या है, रक्षगंडा जलप्रपात इसी में स्थित है। ठीक है, इसमें परियोजना देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक परियोजना है वल्लभ पंत परियोजना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब हम एक और देखते हैं, क्या इसकी सहायक नदी, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। रिहन नदी की सहायक नदियां, गोगरी, महान और सूर्या। और कौन सी नदी, सूर्या नदी। ठीक है, तो इतना हमने जान लिया रिहन नदी के बारे में। और अगर विशेष पूछा जाए तो रिहन नदी को सरगुजा संभाग की जीवन रेखा कही जाती है या फिर कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है कन्हार नदी। कौन सी नदी, कन्हार नदी। कन्हार नदी का उद्गम कहाँ होता है, कन्हार नदी कहाँ से निकलती है, जहाँ से ईब नदी निकलती है। ठीक है, तो ये जसपुर के पाट प्रदेश से निकलती है। ठीक है, जसपुर पाट प्रदेश से निकलती है। यहीं से ईब नदी भी निकलती है। ठीक है, तो बखोना चोटी कहाँ से निकलती है, बखोना चोटी से। जसपुर के बखोना चोटी से इसका उद्गम होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र, हाँ इसका विसर्जन देख लेते हैं। तो विसर्जन किस में होती है, सोन नदी में। कहाँ विसर्जन होती है, यूपी में जाके ये सोन नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब इसके देखते हैं कौन कौन से जिला में प्रवाहित होती है। तो ये बलरामपुर जिला में प्रवाहित होती है। कहाँ होती है, बलरामपुर में और जसपुर में। बलरामपुर और जसपुर जिला में बहती है। इतना तक आप सभी को समझ में आ गया ना, कहाँ से उद्गम होता है, बखोना चोटी जसपुर से इसका उद्गम है। विसर्जन ये सोन नदी पे होती है। प्रवाहित कहाँ कहाँ होती है, बलरामपुर जिले और जसपुर जिले में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, इसमें प्राचीन अगर स्थल या फिर पुरातात्विक स्थल के बारे में देखें तो कौन सी प्राचीन स्थल है, डीपाडी। कौन सा स्थल है, डीपाडी। यह एक पुरातात्विक स्थल है जो कहाँ है, बलरामपुर में। कहाँ है, ठीक है, इतना तक समझ में आ गया कहाँ है, बलरामपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ में और झारखंड के बीच सीमा बनाती है। कौन कौन से दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके किसके बीच सीमा बनाती है, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, तो
अगर क्वेश्चन पूछा जाएगी तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा कौन बनाती है, तो कन्हार नदी झारखंड और इसके बीच सीमा बनाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई है 115 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें एक और टॉपिक कौन सा छूटा है, जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात इसमें है, ठीक है, तो कौन सा जलप्रपात है इसमें, कोठली और पवई, दो जलप्रपात है, कोटली जलप्रपात और पवई जलप्रपात। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया। इसकी सहायक नदी कौन सी है, चचना। इसकी सहायक नदी है चचना। इसकी सहायक नदी कौन सी है, चचना। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। तो हमने कौन सा अपवाह तंत्र पढ़ा, सोन नदी और सोन और गंगा अपवाह तंत्र पढ़ा, जो कि सरगुजा संभाग में क्या होती है, सरगुजा संभाग में बहती है। तो हमने क्या पढ़ा, सोन नदी अपवाह तंत्र पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि रिहन नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। इसमें कौन सा जलप्रपात है देखा। उसके बाद हमने कन्हार नदी देखा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारी नदियों का नाम दिया जाएगा और कौन सी नदी सबसे कम जो है लंबाई में छत्तीसगढ़ में बहती है, तो वो है कन्हार नदी। ठीक है, कन्हार नदी की तो कुल लंबाई 115 किलोमीटर, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में सबसे कम दूरी में तय करती है, सबसे कम मात्रा में इसका जल प्रवाह छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कवर किया गया है। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है हमारा सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में रिहन नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में हमने पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा अपवाह तंत्र है वो है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र जो है, अब इसको हम पढ़ते हैं क्या, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। नेक्स्ट क्या है, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ये ब्राह्मणी नदी कहाँ बहती है, ब्राह्मणी नदी जो है मुख्य रूप से उड़ीसा झारखंड की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, चूंकि ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है ना, छत्तीसगढ़ से निकलने वाली नदियां भी क्या करती हैं, इसमें मिल जाती है, इसीलिए ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र को भी हम पढ़ते हैं। ये प्रतिशत में देखें तो 1.03% भाग जो है कवर करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें कौन कौन सी नदी, छोटा सा क्षेत्र है। ठीक है, इसमें जो है दो प्रमुख नदी है, शंख नदी और कोयल नदी। शंख नदी और कोयल नदी, ये जो दो नदियां हैं, ये दो नदियां जो है ब्राह्मणी नदी की सहायक है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और ब्राह्मणी नदी में मिल जाती है, इसलिए हम ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र को भी क्या करते हैं, इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आ गई। ये भी है क्या बोलता है, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच क्या बनाता है, सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं क्या, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। क्या देखते हैं, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ये 0.50 सबसे छोटी अपवाह तंत्र कौन सी है, तो वो है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है, सबसे छोटी अपवाह तंत्र। ठीक है, इसके बाद इसमें दो नदियां जो हैं वो हमने देखा, ये है मैकल श्रेणी। क्या है ये, मैकल श्रेणी है, जो कि कवर्धा और राजनांदगांव के आसपास फैली हुई है ना। तो ये जो यहाँ से यहाँ के आसपास अमरकंटक से क्या करती है, हमारी अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और ये पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा मैकल श्रेणी है। क्या है, मैकल श्रेणी है। ठीक है, तो ये मैकल श्रेणी क्या करता है, महानदी और नर्मदा नदी के बीच जल विभाजन का काम करता है। ठीक है, नर्मदा नदी है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, महानदी। महानदी और नर्मदा नदी के बीच ये क्या करती है, जल विभाजन का काम करती है। कौन, ये मैकल श्रेणी जल विभाजक के रूप में काम करती है। इतना तक समझ में आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पर से कुछ दो नदियां निकलती है। ठीक है, एक होती है बंजर नदी और एक होती है ताड़ नदी या फिर ताड़ा नदी। ठीक है, एक क्या होती है, बंजर नदी और एक होती है ताड़ा नदी। क्या होती है, ताड़ा नदी। ठीक है, ये दो नदियां हैं जो कहाँ जाके मिल जाती हैं, जो कि नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है, इसीलिए हम नर्मदा अपवाह तंत्र को भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, इतना दोनों समझ में आए। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बंजर नदी। छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर बहने वाली लंबी नदी कौन सी है, जो है बंजर नदी है। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए। हमने इतना देखा।
हमने आज कौन कौन से अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा? आज हमने सोन नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा, बंजर नदी के बारे में पढ़ा, ताड़ा नदी के बारे में पढ़ा और ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही आपके अपवाह तंत्र को आज हम समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है और जो पिछले क्लास में पढ़ा उन सबको मिला के हमारे नदी वाला टॉपिक जो है पूर्ण होता है। इससे आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर परीक्षा में, हर पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये क्लास को समाप्त करते हैं। हम इसके साथ ही क्या देखें, कुछ नदी है जो कि क्या बोलते हैं, दो झीलों के बीच क्या करती है, सीमा बनाती है। ठीक है, तो जैसे हम देखें कि क्या, अरपा नदी, यहाँ पे हम लिख देते हैं नदी और यहाँ पे लिख देते हैं सीमा जिला। सीमा कौन कौन से जिलों में ये सीमा बनाती है? ठीक है, तो पहला है अरपा नदी, फिर आती है लीलागर नदी, मनियारी नदी, पुरई नदी, तो देखते हैं। तो अरपा नदी इन दो जिलों के बीच सीमा बनाती है, तो ये बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच सीमा बनाती है। किसके बीच? जांजगीर चांपा के बीच सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, लीलागर नदी, लीलागर नदी किसके किस बीच बनाएगी? तो लीलागर नदी जो बनाती है ये भी बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच सीमा बनाती है। उसके बाद देखिए मनियारी नदी, मनियारी नदी मुंगेली और बिलासपुर के बीच सीमा बनाती है। उसके बाद देखते हैं बुराई नदी, बुराई नदी रायगढ़ और जांजगीर चांपा के बीच क्या बनाती है, सीमा बनाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, कौन कौन से नदी जो है कौन कौन से शहर के साथ क्या बनाती है, सीमा बनाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ नदियों के प्राचीन नाम होते हैं, तो कौन सी नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, नदी और उसका प्राचीन नाम। सबसे पहला नदी है महानदी। महानदी को और किस नाम से जाना जाता था? महानदी को प्राचीन रूप से क्या जाना जाता है? महानदी को प्राचीन में कनकनंदा, नीलोत्पला और चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। नीलोत्पला और चित्रोत्पला। ये सवाल पूछा गया है कई बार कि महानदी को प्राचीन रूप से किस नाम से जाना? चित्रोत्पला। ठीक है, वायु पुराण में नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लीलागर नदी। लीलागर नदी मल्हार जो है लीलागर नदी के तट पर स्थित है। लीलागर नदी को निडिला के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? निडिला नदी। ठीक है, उसके बाद कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी को मंदाकिनी के नाम से जाना जाता था। मंदाकिनी, इंद्रावती को मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पैरी नदी को पलासिनी नदी के नाम से, ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। शिवनाथ नदी को सीनू नदी या फिर सोनी नदी के नाम से जाना जाता था। शिवनाथ नदी को सोनी नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इतना हमने देखा, प्राचीन नाम देखा, शहर देखा। तो हमने 3 से 4 क्लास में सभी अपवाह तंत्र को पूर्ण किया है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। ठीक है।
छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग की प्रमुख नदी कौन सी है? प्रमुख नदी कौन सी है? ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक शिवनाथ नदी, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती, या फिर डी पैरी नदी। सही ऑप्शन जो है, सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, रिहन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रिहन नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? का उद्गम क्षेत्र महानदी का रिहन नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देवगढ़ की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी मैनपाट, ऑप्शन नंबर सी मातीरंगा की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज की क्लास से जुड़ा हुआ है और जितना हमने पढ़ा है उतने में से जुड़ा हुआ है। और प्रश्न नंबर 3, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में शामिल नदियां। तंत्र में कौन सी नदी शामिल है? नदी शामिल है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है कन्हार नदी, ऑप्शन नंबर बी शंख नदी, ऑप्शन नंबर सी कोयल नदी, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बी व सी दोनों। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। पहले क्वेश्चन कौन सा है? मैदानी भाग की प्रमुख नदी कौन सी है? रिहन नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? दूसरा, तीसरा ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में कौन सी नदी जो है शामिल है? ऑप्शन ए कन्हार नदी, बी शंख नदी, सी कोयल नदी, या फिर डी ऑप्शन बी और सी दोनों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, रक्ष गंडा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? पहला विकल्प है महानदी पर, हेलो, ऑप्शन बी बनास नदी पर, ऑप्शन सी रिहंद नदी पर, ऑप्शन डी शंख नदी पर। ठीक है, अब आपका पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा सही रूप से सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए उद्गम स्थल को बताना है,
ऑप्शन बी निहंद नदी, ऑप्शन सी मनियारी नदी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर टोटल 5 सवाल है। इन 5 सवालों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला टॉपिक हम जियोग्राफी से ही जुड़ा हुआ, छत्तीसगढ़ के भूगोल से ही जुड़ा हुआ अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।